हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो 2023 शिफ्ट 1 का PYQ कर रहे थे उसका मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 30 प्रश्न हम सॉल्व कर पाए थे। आज हम उसी के आगे का देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम रिवाइज कर सकें। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जब मैं आपको बाद में कराऊंगी तो मैं अच्छे से डिटेल में नाटक कहानियाँ कराऊंगी। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न है, एक संवाद है। ठीक है, संवाद क्या है कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। अब प्रश्न क्या है कि यह संवाद किसके द्वारा कहा गया। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये जो संवाद है ये अंजो दीदी नाटक से लिया गया है। ठीक, अंजो दीदी नाटक में आपको अंजो का नाम, पूरा नाम क्या था, अंजो का असली नाम था अंजलि। क्या नाम था? अंजलि। ये प्रश्न पूछा गया है अंजो का पूरा नाम। आप देखो कि पूरा जो नाटक है अंजो दीदी नाम से ही इनको संबोधित किया गया है। पूरे नाटक में आपको अंजलि, एक आधा जगह आपको अंजलि नाम मिलता है। ठीक है, वरना हर जगह अंजू दीदी कहा गया। तो अब देखो कितना डिटेल में प्रश्न पूछा गया। एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अंजू दीदी का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे लाइटली नहीं लेके चलना है, ध्यान से देखते हुए चलना है। अब इसमें पूछा गया है कि ये संवाद किसने कहा है, तो ये संवाद किसने? स्वयं श्रीपद। किसने कहा? स्वयं श्रीपद। श्रीपद कौन थे? तो अंजू दीदी के भाई थे। कौन थे? श्रीपद भाई थे। ठीक है, याद रहेगा क्या? श्रीपद कौन थे? भाई थे। तो वो स्वयं ये संवाद कहते हैं। जब वो अंजू दीदी से मिलने आते हैं तब देखते हैं कि सब अपने काम में लगे हुए हैं। जो अंजू दीदी के हस्बैंड होते हैं, जो पति होते हैं उनकी, वो एक कोने में बैठे हैं, बच्चा अपना काम कर रहा है और अंजू दीदी बार बार क्या करती हैं? समय देखती रहती हैं, है ना। तो ये अंजू दीदी नाटक आप जब पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आपको उसकी समरी पता होगी। ठीक है, मैं इतने कम टाइम में आपको पूरी डिटेल में समरी अभी नहीं बता सकती। छोटी चीज़ें मैंने थोड़ी सी चीज़ आपको बता दी। ठीक, अब आगे देखो, अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। अब देखो, बकरी नाटक से ये प्रश्न पूछा गया है, ये साफ साफ हमें समझ आ रहा है। बकरी नाटक बहुत बड़ा नाटक नहीं है। बकरी नाटक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें किस तरह से जो आम जनता है उसको किस तरह से अपने झांसे में लाया जाता है, किस तरह से अपनी बातों में फंसाया जाता है, उस पर ये नाटक है। तो आपको ये नाटक थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? इस नाटक को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये नाटक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक नाटक है। मेरे हिसाब से 50-60 पेजेस का है, जिसको आप चाहेंगे तो 2 से ढाई घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। तो बिल्कुल आप ये नाटक एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब क्या है इसका संवाद। यहाँ से क्या है, बकरी नाटक से संवाद पूछा जाता है और खासकर ये जो करमवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह है, इन्हीं से नाटक से इन्हीं के क्या संवाद पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या थे? ये तीनों ही उसमें मेन कैरेक्टर थे। यही जो कह सकते हैं लुटेरे थे, जिन्होंने बकरी को महात्मा गांधी जी की बकरी कह करके इस तरह से कुछ कह करके संबोधित किया था। ठीक, तो आपके लिए क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, तो अब ये संवाद किसका है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये संवाद कौन कह रहा था? अब कंफ्यूजन होएगी। अब जिसने नाटक पढ़ा होगा उसको भी याद नहीं आ रहा होगा कि ये संवाद कौन कह रहा था। करमवीर, दुर्जन सिंह या सत्यवीर? सिपाही तो नहीं, ये तो एकदम हट के ही है, इसका तो कोई वो ही नहीं है। अब बकरी के लिए ये बातें कौन कह रहा था? करमवीर कह रहा था, सत्यवीर या दुर्जन सिंह? जिसने नाटक पढ़ा होगा उसको भी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि
उसने भी यही सोचा होगा कि जो बकरी से रिलेटेड इस तरह से आएंगे वो इन्हीं तीनों में से किसी ने कहा होगा। तो हो सकता है तीनों में से किसी एक का ही नाम रखे, पर ऑप्शन में तो दोनों तीनों का नाम है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्यवीर। सत्यवीर ने ये सारे संवाद कहे थे। ठीक है, याद रहेगा क्या। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो ये कौन कह रही थी, ये कह रही, देखो हम पहले ऑप्शन देख ले। शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, या शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो किसने कहा है, मैं जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ आपको सी और डी में कन्फ्यूज़न हो रही होगी, पर हमारे सिलेबस में प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद घर में है ना, और ये इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है। ठीक है, इनकी जीवनी। तो आपको याद रखना है कि शिवरानी देवी कहती हैं ये बात कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। किसके बारे में कहती है, प्रेमचंद के बारे में। उनकी पत्नी ने, उनकी धर्म पत्नी शिवरानी देवी ने अपना जो उन्होंने जीवनी लिखा है प्रेमचंद घर में, उसके अंतर्गत ये बात कही है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। ओके, आगे क्वेश्चन है, मैं परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में। अब देख लो यूनिट 5 से 10 से कहाँ से कितने डीप में क्वेश्चन, संवाद, कोटेशंस पूछे जा रहे हैं कि ये बात किसने कही है इस नाटक, कहानी, उपन्यास से। ठीक, तो आपको ध्यान में चलना। अब देखो, जामुन का पेड़ में ऐसी कोई बात हुई थी क्या। जामुन का पेड़ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक पेड़ था जो कि गिर जाता है, तो उसके नीचे क्या, एक आदमी दब जाता है ना। उसका ऐसी कोई कहानी थी कि जामुन का पेड़ है, वो गिर जाता है तो उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, तो उसकी मदद कोई नहीं करता, पर सब क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालते हैं कि ये गलती सरकार की है, नहीं ये गलती जिसने जामुन लगाया उसकी है, नहीं ये जिसकी ज़मीन है उसकी गलती है। इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे को बस ब्लेम करने का काम करते हैं, और वो आदमी वहाँ पे उसके जामुन के पेड़ के नीचे दबा दबा उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो जामुन के पेड़ में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब क्या था, माटी की मूर्ति में ऐसा कुछ नहीं है, माटी की मूर्ति में ये संवाद है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ऐसी बातें, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद जी के बारे में है, तो प्रेमचंद घर में भी जहाँ तक आप सोच रहे हो नहीं हो पाएगा, है ना। प्रेमचंद घर में हटा दो इसको। आप हुद्री है, किसकी है ये, आप हुद्री। इसके अंदर क्या है, एक ज़िद्दी लड़की की कहानी है। किसकी है, एक ज़िद्दी लड़की की कहानी है जिसके अंदर इन्होंने ये संवाद कहा है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे बहुत बच्चों पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी जब एग्ज़ाम हुआ था इसका, कि चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब एक है चंपा था, चंपा यहाँ पूछा है तो हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने जो अपनी वो आत्मकथा लिखी थी उसके अंतर्गत चंपा नाम आया है। ठीक है, अब देखो कितना डीप में प्रश्न आया था ये प्रश्न बहुत ज़्यादा डीप में था, और वहीं एक आती है चम्मा करके था शायद, हाँ चम्मा करके, तो इसलिए बच्चे वहाँ क्या कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंपा पात्र किस में थी, हरिवंश राय बच्चन का जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है हमारे सिलेबस में, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें चंपा एक पात्र है। ठीक है, आपको याद रखना है। सभी देखो, सभी पात्र, सभी कहानी, नाटक, उपन्यास के मैं आपको एक जगह लिख के दे दूंगी या फिर मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगी। आपको क्या करना है, वो सारे पात्र, ज़्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट होंगे जितने होंगे मैं सारे आपको पात्र एक दिन क्या कराऊंगी कि जितने यूनिट 5 भी नहीं, यूनिट 5 तो कविता है ना, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के जो आखिरी के 4 यूनिट है आपके, उसके मैं सभी जितने भी पात्र हैं, ठीक है, उसमें हेडिंग डालूंगी जिस भी उपन्यास का पात्र, जैसे गोदान के अंतर्गत जितने भी पात्र हैं उन सबको मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी, याद करा दूंगी। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो पात्र के लिए। अब देखो क्या, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये है मन्नू भंडारी।
किसके? मन्नू भंडारी के जीवन में। शीला अग्रवाल, ये याद रखना, ठीक। अब देखो क्या है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खाते जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ वह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? दिल्ली दरबार दर्पण में क्या ऐसी कोई बात हुई थी? अगर आपने पढ़ा होगा दिल्ली दरबार दर्पण निबंध, तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? वहाँ तो ऐसी कुछ, शिव शंभू के चिट्ठी में भी एक चिट्ठी की बात की गई है, ठीक। उठ जाग मुसाफिर में भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये है मजदूरी और प्रेम से, और मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, याद रहेगा क्या? अब देखो क्या है अगला। देखो अगर आपको संवाद नहीं पता है ना, तो क्या करो कि आपको सबकी थोड़ी थोड़ी समरी तो आपको पता होगी, ठीक है, तो उससे रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या मजदूर, मतलब कि खेती बाड़ी का काम क्या उठ जाग मुसाफिर में हुआ है, क्या ये शिव शंभू की चिट्ठी में ऐसी कोई बात कही गई है? तो नहीं कही है, तो वहाँ पे मजदूरी और प्रेम से थोड़ा आप रिलेट कर। मजदूरी है तो मतलब कि खेती से संबंधित थोड़ा हो सकता है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा वहाँ माइंड को है ना थोड़ा चलाने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो क्या है, रचनाएं स्वयं पाठकों में से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? देखो दोबारा पढ़ो। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो ये संवाद किसका है? किसका हो सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय या कुबेरनाथ राय। तो इस वाले संवाद को आप याद कर लो, ठीक है, विवेकी राय, क्योंकि आप विवेकी राय तक आप पहुंचेंगे नहीं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास पे ही अटक जाएंगे, ठीक है। पर यह है किसका? तो ये विवेकी राय का है, ठीक है। जो संवाद आपको लगे ना कि हाँ यहाँ तक तो हम गेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस संवाद को, यही उसका सॉल्यूशन है कि उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति, व्यंजन, गद्य। कौन सा नहीं है इसमें से? तो जो हमारा ये है छोटे छोटे सुख, ये विद्यानिवास का निबंध नहीं है, ठीक है। जब आप निबंध याद करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें, ठीक। मैं निबंध और आलोचना जो है ना आपको क्या करूँगी, ट्रिक से याद कराऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा बेफिक्र रहें, उसकी टेंशन ना लीजिए। अब देखो क्या है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी आभासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? ये पंक्ति जो ली गई है, संवाद लिया गया है, पंक्ति क्या है, ये कोटेशन जो है ये कौन से निबंध से ली गई है? दोबारा पढ़ो। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी आभासजन्य सहज वृत्तियां रह गई। तो ये कहाँ से ली गई है? शिव शंभू के चिट्टे से ली गई है क्या? बिल्कुल नहीं। मजदूरी और प्रेम से लग रहा है क्या? कुछ नहीं। उठ जाग मुसाफिर से भी नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा भाषा विज्ञान से प्रश्न है, व्याकरण से। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर और व्यंजन हो गए, जितनी भी अभ्रंश हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, ठीक। तो देखो क्या है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्या स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा? अरे स्वर की तो ये परिभाषा ही है। ये क्या है? स्वर की परिभाषा है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? हमें सही बताना है। देखो क्या है, पहले हम सारे ये पढ़ लेते हैं। देखो उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। कितने मूल स्वर? 10 हैं,
ठीक, आगे देखते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। अब क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, 2 3 केवल 2 3 4 ये सही है, या केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 3 5, केवल 1 3 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो सही क्या है, स्वतंत्र स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। ये तो स्वर की ही परिभाषा में, एक बार इसको साफ कर दूं क्या, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जहाँ जहाँ एक है उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। सी और डी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक है। क्या है? एक। तो सी और डी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। बचा क्या, ए और बी। अब 2 और 3 दोनों ऑप्शन में है, इसका मतलब बिना पढ़े क्या करो, 2 और 3 ठीक कर दो। क्या हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही। अब कंफ्यूजन किस में है, 4 और 5 में। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था अक्षरिक होते हैं कि नहीं। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं या अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, भाषा विज्ञान जब हमने यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने जब यूनिट फर्स्ट हमने बहुत आराम से डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ी हैं, तभी हमारी यूनिट फर्स्ट की या 14 से 15 क्लासेस हुई हैं, जिसकी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आपको बाद में आप कभी भी देखें वो क्लासेस तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ऐसा ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि क्लासेस मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 तो गलत हो गया ना, हमें सही उत्तर देखना था, तो ए भी हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया, ए भी हमारा कैंसिल। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्या आंसर हो गया, बी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक, आइए देखो क्या क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। क्रिया के संबंध में देखते हैं अब क्या है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हमें सही उत्तर बताना है कि इनमें से सही क्या क्या है। क्या बताना है कि इनमें से जो हमारी पांच जो बातें कही गई हैं, 5 जो तथ्य हैं, उनमें से हमें सही छांटना है। ठीक, तो अब क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो एक हमारा कट गया। ठीक, तो अब जिस ऑप्शन में एक है उसको काट दो। किस किस में है, ए में है और डी में है। ए और डी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, पहले कैंसिल कर दो, जितना आपको नहीं आ रहा उसको कैंसिल कर दो। ओके, अब क्या है, 2 जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही है, समापिका क्रियाएं, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वही समापिका क्रियाएं कहलाती है। बिल्कुल सही। तो हमारे 2 दोनों में है, और देखो 5 भी दोनों में है कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। इसका मतलब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब हमें डाउट किस में, 3 और 4 में। तो 3 और 4 में से कोई भी एक पढ़ लो। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्या ये सही है? अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है क्या? सही है या गलत? बताओ। बिल्कुल गलत। इसलिए हमारा आंसर 4 जहाँ है उसको कैंसिल कर दो। आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? इस तरह से आप क्या करेंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम में आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 43 क्वेश्चन है हमारा। 43 प्रश्न क्या है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युगीन जो कविता थी उनके कथन पर देखना है हमें। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। क्या ये सही है?
ये हम बाद में देख लेते हैं। चलो, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया। अब निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, जो सही है वो हमें देखना है। तो पहला क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से लिखा था। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अब्र नाम से कौन लिखते थे? लिख नहीं पा रही, हाँ लिखा नहीं जा रहा। अब्र नाम से लिखते थे कौन? प्रेमघन। कौन लिखता था? प्रेमघन। और हजारी प्रसाद कह रही हूँ मैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र वो किसने? रसा नाम से, क्या? रसा। ठीक है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रांत समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। गद्य विधाओं में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋणजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्ताज का संकलन है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। एक कलम का मजदूर है और एक कलम का सिपाही है। ठीक है, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। अब इनमें से हमें सही बताना है कि इनमें से सही क्या है। तो हमारा दोबारा देख लें हम ऑप्शन। देखो क्या है। पहला क्या था कि ऋण जल धन जन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ज्ञान मंडल बनारस 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। ये भी बिल्कुल सही है। और क्या सही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नहीं रचित है। एक सेकंड, हाँ देखो ये जो है हमारा बी ऑप्शन 1 2 3 4 ये हमारा सही है। ठीक, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन के अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हो अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। कस्तूरी मंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा। देखो मैं आपको आत्मकथा ऑलरेडी करा चुकी हूँ। हमारा आत्मकथा वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट है और मैंने आपको बहुत इजी वे में आपको सारी आत्मकथाएं ट्रिक के साथ, बिना ट्रिक के नहीं, ट्रिक के साथ आपको इजीली, बहुत इजीली आपको याद करा दिया था। तो इसमें से हमारा क्या है? सही उत्तर देखना है। ठीक, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है, बिल्कुल सही। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है, बिल्कुल सही। और अपनी खबर मैंने कैसे याद कराया था कि उग्र, खुद उग्र मैंने बताया था, उदंड से याद कर लो। ठीक, उदंड यानी जो मस्ती वस्ती ये सारी चीज़ें होती हैं जो, तो वो खुद तो उग्र यानी उदंड हैं, अपनी खबर उनको नहीं है। इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद करवाया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। क्लिष्टत्व दोष, वेद नक्ताग्रह जोरी अरथ करी को बरजे हम खात। अक्रमत्व दोष, ये कुछ इस बार काव्य दोष इतना डिटेल में तो नहीं आता था, इस बार पूछा गया था।
तो आपको इसमें इस बार क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। अक्रमत्व दोष क्या है, मुख मयंक को दिखकर विकसा मानस कंज। दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को। जब ये हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ग्रायत्व दोष, कसती कटी थी कनिष्ठ महासी देती मछली घनिष्ठ माँ। अप्रतोत्व दोष, हेतल बसी दुख देत, ये तेरे अनुमान। नीचे दिए सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है विकल्पों में से, ठीक। तो पहला क्या है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा बी, 1, 3 और 5, ठीक। इसको मैं जब आपको काव्यशास्त्र पढ़ाऊंगी तब अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। काव्य रीति, अब देखो काव्य दोष से आया है तो काव्य रीति से भी जाहिर है प्रश्न तो आता ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था, ठीक। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाले रीति गौड़ी रीति है। देखो अब यहाँ से ये सारे के सारे कथन क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि हमें कितना डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब काव्य दोष काव्य रीति में आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट जो आचार्य होते हैं उनके कथनों को भी आपको याद रखना ज़रूरी है, उनकी संख्याओं को याद रखना ज़रूरी है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ आया। तो अब इसका आंसर क्या है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया, तो बिल्कुल सही है। रीति संप्रदाय किसका है, तो वामन का ही तो है, उन्होंने ही सबसे पहले किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही, ठीक। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल ही सही है। और आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया, इसका आंसर है ए। 1, 2, 3 तीनों ही हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक। आगे देखिए क्या है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना सिद्धांत जो है उस पे देखते हैं क्या है। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, जिसका गुण क्या है, सृजन है, ठीक। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। मुख्य कल्पना इच्छा चलित होती है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय और सयास होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा काव्यशास्त्र था वहाँ से प्रश्न किस तरह से आते थे। सिद्धांत पूछ लिए जाते थे कि ये सिद्धांत किसका है, ज़्यादा रचनाएं पूछी, रचनाएं बहुत आती थी, खासकर पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रचनाएं बहुत पूछी जाती थी, ठीक। पर अब देखो पैटर्न बदल गया है। जो सिद्धांत हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे वो कॉलरिज का हो, चाहे हमारे लोंजाइनस का हो, किसी के भी जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो गया या फिर हमारा जो भारतीय काव्यशास्त्र हो गया, तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ें आपको सिद्धांत के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काव्यशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमारे कथन कारण वाले प्रश्न भी बनते हैं। समझ रहे हैं आप बात, जो हमारा काव्यशास्त्र है वहाँ से प्रश्न कथन कारण वाले बहुत बनते हैं। और कथन कारण आप तभी सही कर सकते हैं जब आपकी समझ उतनी ज़्यादा उस टॉपिक पर है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता है कि हाँ ये सिद्धांत कौन लाया, सिर्फ इतना पता है कि 1-2 कथन आपने इसे याद कर लिए, तो आपके वो प्रश्न 100% गलत होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कॉलरिज का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या है, कल्पना सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, या अरस्तु का जो सिद्धांत हो गया, प्लेटो का जो सिद्धांत हो गया, वर्ड्सवर्थ का हो गया, उनके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, अगर आपने वो चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपने सिर्फ रट लिया है, आपको समझ आया ही नहीं है, तो आपके जो कथन कारण वाले प्रश्न होंगे और जो इस तरह से प्रश्न होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ काव्यशास्त्र को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, उसको एकदम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है अब हमें, ठीक है। क्योंकि काव्यशास्त्र एक ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा बाकी यूनिट से, उसमें बहुत
चीज़ें डिटेल में और समझने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ याद नहीं करनी पड़ती है, उसको समझ के चलना पड़ता है। और हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट 3 और 4। ओके, आगे देखिए क्या है इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, पहला सही है, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। ये तो सबको पता है कि ये बिल्कुल सही है ना। आगे है मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए क्या, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, क्या ये सही है? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। देखिए, अगर ये हमारे समझ पे विकसित क्वेश्चन था, ये हमारे बिल्कुल हम पे था कि हम इसको सही कर सकते हैं या नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको दिमाग से सोच करके वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। तो अब देखो क्या हो सकता है इसका, अंग्रेजी शिक्षा क्या भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी? क्या हो जाएगा इसका, क्या आयोग ने माना था इसका आंसर? इसका आयोग ने माना था सी माना था, क्या 1 बिल्कुल सही माना है इसे। चल क्यों नहीं रहा पेन, हाँ ठीक। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, क्या बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोले हैं, क्या? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 3 5 माना है आयोग ने इसका आंसर, ठीक है। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। अब दलित विमर्श हमारा कहाँ से आ गया, वैचारिक पृष्ठभूमि से आ गया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। अब क्या है, अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। हमें सही गलत बताना है इसमें भी, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य की वैचारिक आधार मानते हैं, क्या? नहीं। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। क्या आपको पता है कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो बिल्कुल सही। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ यानी सच प्रस्तुत करती है, ठीक है। हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। आगे देखिए, अभी थोड़ा 8 मिनट का टाइम है, 40 मिनट तक ही क्लास करेंगे, तो फटाफट क्या करते हैं कि 8 मिनट में 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सतपुड़ा की जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है? जगमगाते जगे जागे, चिलचिलाते जले, कंपन से कनकने, नींद में डूबे गए से घिनौने गए। अब देखो, ये जिसने सतपुड़ा की जंगल पढ़ा होगा उसको याद आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग हुई थी सतपुड़ा के जो जंगल है कविता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींद में डूबे हुए से, बिल्कुल सही। घिनौने घनघने और कम से कनकने, ठीक है, याद रहेगा क्या, इनका प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं हम, हमारा जो प्रश्न है 52, कौन सा 52 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो हमारी प्रिय प्रवास जो है किन छंदों में रची गई है? इंद्र वज्रा शार्दुली विक्रीडित द्रुत विलंबित कनक मंजरी मंद्रकांता क्रांता। किस में है ये हमारी? द्रुत विलंबित में, शार्दु विक्रीडित, क्या है ये, मंद्रकांता, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना।
हाँ, तो आपका आज पहला प्रश्न ये है कि हमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसलिए दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े। ठीक है, सबको ही पता होता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आपको क्या करना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। देखो, भ्रमर गीत आपने पढ़ी होगी, उसमें जो उद्धव जाते हैं गोपियों के पास, ठीक है, तो गोपियाँ उनको क्या क्या कह करके संबोधित करती हैं, कह लो उलाहना भी देती हैं ना, उलाहना भी देती हैं वो क्या उद्धव को। तो क्या क्या कहती हैं, जोग सिखावन पाड़े, क्या ये सही है, वो कहती हैं ऐसा, जोग सिखावन पाड़े, बिल्कुल कहती हैं ना ये। आगे, ज्ञान को महल, मधुकर मधु मतवारे, खोज बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदियाँ माद्रे। तो देखो, जोग सिखावन पाड़े कहती हैं, मधुकर मधु मतवारे कहती है, और घोष बड़ो व्यापारी क्या कहती है, आओ घोष बड़ो व्यापारी, वो व्यापार करने, मतलब वो कहती हैं कि बड़े आए व्यापारी। ठीक है, इस तरह से उनको संबोधित करती। तो हमारा आंसर इसमें क्या था, हमारा क्या था, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 कहाँ पर है, ये सी है। ठीक है, मैला आंचल का स्त्री पात्र। अब देखो, स्त्री पात्र से प्रश्न आया है, मैला आंचल में कौन कौन से स्त्री पात्र, सुहागी, सुहागी हो गए, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। कौन कौन है इनमें से, तो इनमें से हैं हमारी, सबसे पहले हैं फुलिया, फिर है आभा रानी भी है, और मंगला देवी है, सुहागी और मनोरमा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रखनी है चीज़। तमस उपन्यास के पात्र हैं, तमस उपन्यास के पात्र कौन है, अब्दुल्ला बेग, गिरिधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। कौन कौन है इनमें से, तो इनमें से आ जाएंगे हमारे सबसे पहले हरनाम सिंह हैं, हयात बख्श और देवदत्त है। कौन है, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। ठीक है, याद रहेगा, आपको पात्र याद रखने हैं। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों में सहयोग लिया। मानस का हंस जो रचना है, अमृतलाल नागर ने किन पुस्तकों का सहयोग लिया है, तो तुलसी काव्य। मानस का हंस क्या है, एक जीवनी है। क्या है ये, एक जीवनी है, जो किसने लिखी है, अमृतलाल नागर ने लिखी है। किस पे लिखी है, तो तुलसीदास जी पे लिखी है। ठीक है, याद रहेगा। अब कहाँ कहाँ से इन्होंने सहयोग लिया है, तुलसी काव्य मीमांसा से, तुलसी आधुनिक वातायन से, या लोकवादी तुलसीदास से, या काशी का इतिहास। आप देखो, जो जीवनी लिखी गई है ना, तो आप थोड़ा सा उस पर सर्च करना या खोजना, किताबों से देखना कि वो पुस्तक लिखने के लिए कहाँ कहाँ से सहयोग लिया गया है। देखो, मानस का हंस से पूछा गया है इस बार, इससे पहले इस तरह की जीवनी में कहाँ कहाँ से सहयोग लिया गया है, ये प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, ये मानस का हंस से आया है पिछली बार। हो सकता है किसी और जीवनी, जो खासकर जो महत्वपूर्ण जीवनी है, यानी प्रेमचंद हो गई, प्रेमचंद पे लिखी हुई हो गई, या किसी भी पे लिखी हो गई, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही हो गया, इन सब पर इनका थोड़ा सा आप खोजने की कोशिश करना। मुझे मिलता है, मैं भी देखूंगी, मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें ढूंढ के दे दूंगी। ठीक है, पर खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करो खोजने की चीज़ें। ओके, आगे क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर है हमारा तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। यहाँ से इन्होंने क्या लिया है, सहयोग लिया है तुलसीदास के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। तीसरी कसम कहानी के पात्र, अब देखो कहाँ कहाँ से पात्र, मैला आंचल से आ चुका है, तमस से आ गया है, तीसरी कहानी, एक मिनट, तीसरी कसम कहानी क्यों बोल रही हूँ मैं ठीक है, तीसरी कसम एक जो महत्वपूर्ण कहानी है। पहले प्रश्न यहाँ आता था कि कौन कौन सी कसम खाई थी, 3 कस्में खाई थी ना, तो पहले तो क्या था, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल मोहर, पलटदास और धुन्नीराम। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो क्या है, गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी के पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकसरता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक शैली। ठीक है, यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में लिखना। ठीक, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि बैटरी सिर्फ 2 से 3% बची है।
इसीलिए, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आज आपको 30 से 40 प्रश्न करा दूंगी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। तो मल्लिका के कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, 2, 3 और 5, ठीक है, आप देख लेना। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार की। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए। इसमें मध्यापन को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निश्चय भारत को अवनाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, ठीक है, आ गया समझ इतना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला क्या था? हाँ, 1, 3 और 5। अब देखो जो हमारे भारत दुर्दशा नाटक है ये बहुत में भारतेंदु से रिलेटेड जितने भी भारतेंदु के नाटक है, भारतेंदु के नाटक हमारे सिलेबस में, उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नाटक है उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से बहुत डीप में प्रश्न आते हैं, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बेहतर क्वेश्चंस ला सकूं, बहुत अच्छी क्लासेस ला सकूं, जिससे कि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकें।